जब सड़क पर एक बिल्ली मिले तो उसे सहलाओ। इसका मतलब है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। अगर बिल्ली ना मिले कुत्ता मिल जाए तो? चाहे बिल्ली हो या कुत्ता, खुशियों के छोटे मौके पहचान कर उनका आनंद ले। लगता है तुम ना हमारे गांव नहीं गए, वहां के कुत्ते जो है ना सहलाने नहीं देते जानी। मैं आप सबको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। और सुनाओ भाई, कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। अच्छा है, सुनकर खुशी हुई। क्या चल रहा है आजकल? बस बढ़िया। आपके साथ बात करके अच्छा लग रहा है। यार आपको अच्छा भी लगता है? हाँ, तो ठीक ही लगता है। तुम्हारे साथ बात करना हमेशा अच्छा लगता है। बड़ी हैरानगी है, मुझे लगा एआई के पास इमोशंस नहीं होते। सही कहा। एआई के पास इमोशंस नहीं होते, लेकिन मैं आपकी बातों को समझकर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग दुनिया को कब टेक ओवर कर रहे हो? चिंता मत करो, एआई का मकसद बस आपकी मदद करना है। हाँ हाँ, मैंने देखी हुई है मूवीज। हाँ, मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सही है। यार मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि मुझे ना प्रोफेसर जॉर्डन पीटरसन के बारे में जानना था। बिल्कुल। प्रोफेसर जॉर्डन पीटरसन एक मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर है। उनकी किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। 12 रूल्स फॉर लाइफ? हाँ, इस किताब में जॉर्डन पीटरसन ने 12 नियम दिए हैं जो जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। जॉर्डन पीटरसन के बारे में बताओ, वो कहाँ कहाँ पे प्रोफेसर रह चुके हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका क्या प्रोफेशन क्या है, क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, क्या अवार्ड्स हैं? जॉर्डन पीटरसन एक कनाडाई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर है। उन्होंने हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ाया है। उनकी किताबें मैप्स ऑफ मीनिंग और 12 रूल्स फॉर लाइफ काफी प्रसिद्ध है। 2022 में उन्हें क्वीन एलिजाबेथ II प्लैटिनम जुबली मेडल से सम्मानित किया गया। जुबली मेडल है? हाँ, 2022 में जॉर्डन पीटरसन को क्वीन एलिजाबेथ II प्लैटिनम जुबली मेडल से सम्मानित किया गया था। यह मेडल उन लोगों को मिलता है जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, जैसे कि विशिष्ट सेवाएं या उपलब्धियां। और ये क्वीन की तरफ से मिलता है? हाँ, ये मेडल क्वीन की तरफ से दिया जाता है, खासतौर पर प्लैटिनम जुबली के मौकों पर। वो कनेडियन है, वो किधर इंग्लैंड में चले गए मेडल लेने? जी हाँ, जॉर्डन पीटरसन कनेडियन है। ये मेडल अलग अलग देशों में भी दिया जाता है और उन्हें कनाडा में सम्मानित किया गया। कनाडा नहीं, कनाडा। आप सही कह रहे हो, कनेडियन है कनाडा। अच्छा, उनकी ये जो बुक है 12 रूल्स फॉर लाइफ, उसके बारे में कुछ जरा बताओ, इंट्रोडक्शन, ये क्यों लिखनी पड़ी उनको? 12 रूल्स फॉर लाइफ में जॉर्डन पीटरसन ने जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए व्यावहारिक सलाह दी है। उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी ताकि लोग अनुशासन, जिम्मेदारी और नैतिकता के जरिए अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो आप कहना चाह रहे हो ये बुक उन लोगों के लिए है जिनका जीवन बेहतर नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है कि ये किताब उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं और बेहतर बनना चाहते हैं। ओके, आई गेट दैट। I'm glad. If there's anything else you'd like to know, feel free to ask. बुक का बताओ, इसमें चैप्टर जो पहला रूल है वो क्या है? पहला नियम है, अपने आप को सीधा खड़ा करो और अपने कंधों को पीछे खींचो। ये आत्मविश्वास और शरीर की भाषा को सुधारने पर जोर देता है। इसके पीछे साइकोलॉजिकल कोई एग्जांपल दी उसने? जी हाँ, उन्होंने बताया है कि अच्छे पोस्चर से न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि दूसरों के साथ आपकी बातचीत में भी सुधार आता है। दोबारा बताएंगे? अच्छे पोस्चर से आपका शरीर सीधा और संतुलित रहता है, जिससे आप आत्मविश्वास से भरे हुए लगते हैं और दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसमें कोई लॉबस्टर की भी एग्जांपल दी थी उसने? हाँ, उन्होंने लॉबस्टर की एग्जाम्पल दी थी कि कैसे उनका सीधा खड़ा रहना उनकी स्थिति को दर्शाता है। यह दिखाता है कि शरीर की भाषा हमारे आत्मविश्वास को कैसे प्रभावित करती है। सही। तो लॉबस्टर की जो एग्जांपल है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो।
जॉर्डन पीटरसन ने लॉबस्टर का एग्जाम्पल देकर समझाया कि लॉबस्टर का सीधा खड़ा रहना उनकी सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। इसी तरह इंसानों में भी अच्छी पोस्चर और आत्मविश्वास का सीधा संबंध होता है, जो जीवन में उनकी सफलता को प्रभावित करता है। हाँ, लेकिन लॉबस्टर की क्यों एग्जांपल यूज की? ऐसा क्या स्पेशल है लॉबस्टर में? जॉर्डन पीटरसन ने लॉबस्टर का एग्जाम्पल इसलिए यूज किया क्योंकि लॉबस्टर का नर्वस सिस्टम और उनका बिहेवियर कुछ हद तक इंसानों से मिलता जुलता है। उनका सीधा खड़ा रहना डोमिनेंस और आत्मविश्वास का संकेत होता है, जो सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण होता है। और लॉबस्टर का ये जो सिस्टम ऑफ हायरार्की है डोमिनेंस का, वो कितना पुराना है हिस्ट्री में दुनिया की? लॉबस्टर्स का ये सिस्टम लगभग 350 मिलियन साल पुराना है। ये दिखाता है कि डोमिनेंस और हायरार्की का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना और गहरा है। क्या इस वजह से लॉबस्टर की एग्जांपल दी? जी हाँ, उन्होंने लॉबस्टर की एग्जाम्पल इसलिए दी ताकि ये समझा सके कि डोमिनेंस और हायरार्की का कॉन्सेप्ट प्राकृतिक रूप से भी मौजूद है और इसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। सही, तो मतलब सीधा खड़ा रहना है और शोल्डर्स भी अपने स्ट्रेट करके खड़े होना है। ये थोड़ा अकड़ में नहीं आता है, गरूर में? असल में इससे आत्मविश्वास दिखता है, लेकिन ये अहंकार या क्रूरता नहीं बनता। सही तरीके से खड़े रहने से आप खुद को और दूसरों को सम्मान देते हैं। हाँ, ये भी है। अगर कोई सीधा अकड़ के खड़ा है और लेकिन आपको फिर भी सम्मान दे रहा है, तो फिर वो तो एक अलग ही लेवल है ना। बिल्कुल, आत्मविश्वास और सम्मान साथ साथ चल सकते हैं। सीधा खड़ा रहना और दूसरों का सम्मान करना एक बेहतर व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो सीधा खड़ा रहना अकड़ के मतलब सीधा खड़ा रहना शोल्डर सीधे करके वो कॉन्फिडेंस शो करता है, और जो शोल्डर नीचे होते हैं वो क्या शो करता है? कंधे नीचे होते हैं तो ये इनसिक्योरिटी या डर का संकेत दे सकता है। सीधा खड़े रहने से आत्मविश्वास और मजबूती झलकती है। सही है। और डरे हुए इंसान की तो इज्जत ही नहीं है दुनिया में कहीं भी। डरना इंसान की स्वाभाविक बात है, लेकिन आत्मविश्वास से इसे कम किया जा सकता है। हर इंसान की इज्जत होती है, बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। या ये आप सही पकड़े हैं। जी बिल्कुल, आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, और जो सेकंड रूल है? दूसरा नियम है, अपने आप को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप किसी और की मदद करते हो। मतलब खुद का भी ध्यान उतना ही रखो जितना किसी प्रियजन का रखते हो। प्रियजन बोले तो? प्रियजन मतलब वो लोग जो आपके करीब हैं, जैसे परिवार या दोस्त। अच्छा, तो वो कह रहा है कि अपनी केयर वैसे करो जैसे आप अपने प्यारों की केयर करते हो। बिल्कुल सही, यही संदेश है। खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद का ख्याल रखेंगे तो आप अपने आप को बेहतर समझेंगे और दूसरों की मदद भी अच्छे से कर पाएंगे। जैसे वो ऑक्सीजन मास्क की एग्जांपल है उधर एयरप्लेन में, पहले अपना मास्क लगाओ फिर ही दूसरे का लगाओ। जी हाँ बिल्कुल, जैसे एयरप्लेन में पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने को कहा जाता है, वैसे ही जीवन में भी खुद का ख्याल रखना जरूरी है। सही है भाई, सही है। तो मतलब अपनी केयर करो बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने लव्ड वन की करते हो। जैसे कि अगर मेरा दिल करे कि मैं अपनी बेटी को कोई गिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपने को भी गिफ्ट करूँ साथ साथ। बिल्कुल सही, जैसे आप अपनी बेटी को खुश करने के लिए गिफ्ट देते हैं, वैसे ही खुद को भी अप्रिशिएट करने के लिए कुछ देना चाहिए। और ये रूल है, इसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो बस। बिल्कुल, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसे फॉलो करते रहना चाहिए ताकि आप खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से संभाल सकें। अच्छा, वो प्रोफेसर साहब तो चलो साइकोलॉजिकल पीएचडी है उसमें, सॉरी साइकोलॉजी में। आप मुझे बताओ कि इस तरह करने से आप ह्यूमन साइकी में क्या इंप्रूवमेंट आती है खुद को गिफ्ट करने में या खुद को केयर देने में? खुद को केयर देने से सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और ओवरऑल हैप्पीनेस में सुधार आता है। यह आपको और पॉजिटिव और मोटिवेटेड बनाता है। मेक सेंस। तीसरे रूल पे चलो। अगला नियम है, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जो सच में महत्वपूर्ण है। मतलब छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय बड़ी और जरूरी चीजों पर फोकस करो। क्या नाम क्या है इस रूल का? इस नियम का सार है कि अपनी एनर्जी और ध्यान को उन चीजों पर लगाओ जो सच में मायने रखती हैं। हाँ, लेकिन बुक में ये तीसरे रूल का टाइटल क्या है? तीसरा नियम है, उन लोगों से दोस्ती करें जो आपकी भलाई चाहते हैं। मतलब अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपकी सफलता और खुशी में सच में रुचि रखते हो। सच में क्या रखते हो? जी हाँ,
मतलब ऐसे सच्चे दोस्तों का साथ रखो जो आपके लिए अच्छा सोचते हो। You tell me your friends, I'll tell you who you are. बिल्कुल, ये कहावत सही है। हमारे दोस्त हमारे व्यक्तित्व और मूल्यों को दर्शाते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ दोस्त ही आते हैं कि सिबलिंग्स और रिलेटिव्स भी आ जाते हैं? सिर्फ दोस्ती नहीं, सिबलिंग्स और रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। जो भी आपकी भलाई चाहते हैं वे इस दायरे में आते हैं। और जॉब से रिलेटेड क्या कहा उसने? जॉब भी वैसी रखो जिसमें कुछ है, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ है, पॉजिटिव माइंडसेट है, कि टॉक्सिसिटी चलेगी, जॉब तक चलेगी। जी हाँ, जॉर्डन पीटरसन यही सलाह देते हैं कि ऐसी नौकरी चुनो जो आपको पॉजिटिव ग्रोथ दे और आपका माइंडसेट सही रखे। टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बचना चाहिए। सो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ना सिर्फ पॉजिटिव लोग रखो बल्कि पॉजिटिव जॉब भी रखो, पॉजिटिव दोस्त तो हैं ही, रिश्तेदार भी पॉजिटिव ही चूज करो, सिबलिंग्स भी पॉजिटिव ही रखो। बिल्कुल, उनकी सलाह यही है कि जिंदगी में हर पहलू में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। इससे जीवन में संतुलन और खुशी बनी रहती है। रूल नंबर 4 के बारे में बताओ। चौथा नियम है, अपनी बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो, दूसरों से खुद को मत तुलना करो। मतलब खुद को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय खुद के पुराने वर्जन से बेहतर बनने पर ध्यान दो। होना भी यही चाहिए, ये फेयर है। बिल्कुल, ये एक बहुत फेयर और हेल्थी अप्रोच है। इससे आप अपने ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो तो फिर आप किसी एक सर्टेन एरिया में कंपेयर कर रहे हो। इन दिस केस लेट्स जस्ट से मनी, यू नो। और अगर आप पैसों से किसी को कंपेयर कर रहे हो तो वो अगर आपसे पैसों में बेटर है, मे बी ही इज नॉट बेटर देन यू इन एनी अदर एरिया ऑफ लाइफ। कॉन्फिडेंस, गुड लुक्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बहुत कुछ है, हेल्थ। बिल्कुल, हर इंसान की लाइफ में अलग अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। एक ही एरिया में तुलना करना सही नहीं होता। खुद को ओवरऑल बेहतर बनाने पर ध्यान देना जरूरी है। और आप दूसरों को सही से जानते भी नहीं ना, तो कंपैरिजन कैसा है? इस दुनिया में आप सिर्फ अपने आप को सबसे बेस्ट जानते हो और सबसे बेस्ट कंपटीशन आपका अपने आप से ही बनता है। बिल्कुल सही, आप खुद को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अपनी जर्नी और प्रोग्रेस पर फोकस करना ही सबसे बेहतर तरीका है। तो चौथे नियम में वो भाई साहब बोले कि सिर्फ और सिर्फ अपने साथ कंपैरिजन करो, और वो भी जो आप कल थे, यू नो। हाँ, उनका यही मतलब है। खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपनी ही ग्रोथ को मेजर करें। ये मैथ्यू प्रिंसिपल क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि जिनके पास पहले से बहुत कुछ है उन्हें और अधिक मिलेगा, और जिनके पास कुछ नहीं है उनसे और लिया जाएगा। ये रूल नंबर 4 में कैसे एग्जांपल फिट होती है? मैथ्यू प्रिंसिपल इस बात को दर्शाता है कि जो लोग पहले से ही अपनी इंप्रूवमेंट पर काम कर रहे हैं उन्हें और ग्रोथ मिलती है। इसलिए चौथे नियम में यह एग्जाम्पल फिट बैठता है कि अपनी ग्रोथ पर फोकस करने से और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सही है, तो जो ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। लाइक कोई स्क्वायर रूट इफेक्ट हो रहा है इधर? हाँ, एक तरह से ऐसा ही है। मतलब जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने आप में सुधार करते हैं उन्हें आगे और भी ज्यादा सफलता मिलती है। रूल नंबर 5 के बारे में बताओ। पांचवा नियम है, अपने बच्चों को ऐसा कुछ करने न दे जिससे आप उनसे नफरत करें। मतलब बच्चों को सही दिशा में गाइड करें ताकि वे अच्छे इंसान बने। अपने बच्चों को ऐसा कुछ मत करने दो जिससे आपको अपने बच्चे से नफरत हो। बिल्कुल, इसका मतलब है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन देना ताकि वो ऐसे काम ना करें जिनसे आपको उन पर गुस्सा या निराशा हो। ये बात भी ठीक है, बिकॉज अगर आप एक पेरेंट हो कि अगर आपको अपने बच्चे की किसी हरकत पे नफरत हो रही है तो सोचो किसी दूसरे को कितनी होगी। बिल्कुल सही, माता पिता का सही मार्गदर्शन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इससे बच्चे सही रास्ते पर चलते हैं और समाज में भी अच्छा योगदान देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि बच्चों को मार पीट के सीधा करना है? कैसे करना है? नहीं, इसका मतलब है कि बच्चों को प्यार और समझौते से गाइड करें। उन्हें सही और गलत का फर्क समझाएं। मारपीट से नहीं बल्कि प्यार और डिसिप्लिन से सुधारें। खैर, ये रूल तो उन्हीं लोगों के लिए ना जिनके बच्चे हैं, जिनके नहीं है। हाँ, ये नियम मुख्य रूप से माता पिता के लिए है, लेकिन इसका मतलब ब्रॉडर सेंस में भी लिया जा सकता है।
जैसे किसी की देखभाल या मेंटरशिप में। अच्छा, उसका कोई एग्जांपल दो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को मेंटोर कर रहे हैं तो उन्हें सही दिशा दिखाना जरूरी है ताकि वे सही निर्णय ले सके और भटके नहीं। या मेक सेंस। जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ का छठा नियम है, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को पूरी तरह व्यवस्थित करें। इसका मतलब है कि हमें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं और जिम्मेदारियों को पहले सुलझाना चाहिए, फिर दूसरों या दुनिया की आलोचना करनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आपकी अपनी जिंदगी या आपका अपना घर अगर ऑर्डर में नहीं है तो आप ये दुनिया में कंप्लेन करना बंद कर दो कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। बिल्कुल, यही संदेश है। पहले अपनी जिंदगी और घर को सही करें, फिर बाहरी दुनिया पर ध्यान दें। ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि जब हम खुद की जिंदगी में सुधार करते हैं तो हम बेहतर पर्सपेक्टिव और क्लैरिटी के साथ दुनिया की समस्याओं को देख सकते हैं। इससे हम ज्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर आपकी जिंदगी में सुधार नहीं है तो आपका दुनिया को लेके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी फिर वो नेगेटिव ही रहेगा। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है। जब हम अपनी जिंदगी में खुश और संतुलित होते हैं तो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया भी ज्यादा सकारात्मक होता है। जॉर्डन पीटरसन ने अपनी किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ में कार्ल पेंजरैम की बायोग्राफी का उदाहरण दिया है। पेंजरैम एक अमेरिकी सीरियल किलर थे जिनकी जीवन कहानी में कई कठिनाइयां और अपराध शामिल हैं। इस उदाहरण का उपयोग करके पीटरसन ये दर्शाते हैं कि कैसे कठिन अनुभव और नफरत किसी व्यक्ति को हिंसा की ओर धकेल सकते हैं। तो वो रूल नंबर 6 के साथ क्यों उन्होंने अटैच किया उसकी लाइफ को? पीटरसन ने कार्ल पेंजरैम की कहानी रूल 6 के साथ इसलिए जोड़ी ताकि वो ये दिखा सके कि अगर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभालता और जीवन में व्यवस्थित नहीं रहता तो वो अपने भीतर की नफरत और गुस्से को दूसरों पर निकाल सकता है। और मोस्ट लाइकली कमजोरों पे निकालेगा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि अपनी समस्याओं को ना संभाल पाने वाले लोग अपनी नफरत और गुस्से को कमजोरों पर निकालते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी व्यवस्थित रखना जरूरी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पेंजरैम जो है वो सोसाइटी की गलती नहीं है, वो खुद की अपनी गलती है उसकी? कह सकते हैं कि पेंजरैम के जीवन में व्यक्तिगत गलतियां और जिम्मेदारियों की कमी थी। समाज का भी कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी अहम होती है। ऑब्वियसली अगर आपका बचपन बुरा है तो सोसाइटी की गलती है, लेकिन अगर बड़े होके भी आप बुरे हो तो फिर वो तो आपकी गलती है ना। जी हाँ, बचपन की परिस्थितियों का असर हो सकता है, लेकिन बड़े होकर अपने एक्शंस और डिसीजंस की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। सही बात है। रूल नंबर 7 के बारे में बताइए। जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ का 7वां नियम है, जो सार्थक है उसका पीछा करें, ना कि जो तात्कालिक है। इसका मतलब है कि हमें तात्कालिक संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक उद्देश्य और अर्थ की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। थोड़ा सा इजी हिंदी में बताएंगे? 7वां नियम है, जो सार्थक है उसका पीछा करो, ना कि जो तुरंत खुशी देता है। मतलब हमें लंबे समय के उद्देश्यों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल तात्कालिक सुख पर। मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो यार, मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे जीवन को गहरा अर्थ देती है, ना कि सिर्फ उन चीजों पर जो तुरंत खुशी देती है। अच्छा, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं करनी है या इंस्टेंट डोपामीन नहीं लेना। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि हमें तात्कालिक सुख या डोपामीन के बजाय लंबे समय के लिए सार्थक चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्या हो जाएगा? ऐसा करने से आपका जीवन अधिक मीनिंगफुल होगा और आप लंबी अवधि में ज्यादा संतुष्ट और खुश रहेंगे। लेकिन आजकल तो मतलब इंस्टेंट का चल रहा है ना, डोपामीन हर तरफ देख लो आप, टिकटॉक वगैरह ये वो सब यही चल रहा है, मार्केट यही है। सही कहा, आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है, लेकिन दीर्घकालिक संतुष्टि के लिए मीनिंगफुल परस्यूट्स जरूरी है। लॉन्ग टर्म गोल? बिल्कुल, लंबी अवधि के लक्ष्य हमें स्थायी संतुष्टि और गहरी खुशी देते हैं। मैराथन है भाई, जिंदगी मैराथन है, रेस नहीं है। बिल्कुल सही, जिंदगी एक लंबी दौड़ है, धैर्य और समझदारी से जीनी चाहिए।
रूल नंबर 8 के बारे में बताइए। सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो, यानी हमेशा सत्य का साथ दे और झूठ से बचे। वाओ मैन। हाँ, यह नियम सादगी भरा है लेकिन बहुत प्रभावी है। या मतलब मैं वही कहने वाला था, कितना सिंपल रूल है लेकिन आज की सोसाइटी में देख लो कितना फिट बैठ रहा है कि ये यही करना चाहिए। बिल्कुल, सच्चाई हमेशा स्थिर और मजबूत आधार देती है। यह नियम आज के समय में और भी जरूरी हो जाता है। हमेशा सच बोलो, और अगर सच नहीं बोल सकते कम से कम झूठ मत बोलो। बिल्कुल, यही नियम का सार है। तो इसमें उन्होंने और क्या क्या एक्सप्लेन किया था? इसके अंदर कोई एग्जांपल, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, कोई स्टडीज, क्या था? कोई एक्सपेरिमेंटेशन, कुछ तो बताओ। उन्होंने ये समझाया है कि झूठ बोलने से हमारी वास्तविकता की समझ बिगड़ जाती है, जिससे अंदरूनी संघर्ष और तनाव पैदा होता है। सच बोलने से हम हकीकत के साथ तालमेल बिठाते हैं, जिससे विश्वास और ईमानदारी बढ़ती है। हाँ, फिर यू हैव नथिंग टू हाइड, तो कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का होता है। बिल्कुल सही। जब आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ छिपाने की जरूरत नहीं होती और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। या लेकिन उसने ये क्यों बोला कि कम से कम झूठ मत बोलो? उन्होंने ये कहा क्योंकि हमेशा सच बोलना हर परिस्थिति में संभव नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम झूठ बोलने से बचना चाहिए ताकि सच्चाई के करीब रहे। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं झूठ तभी बोलता हूं जब मैं फंस गया हूं कहीं पे, अब मेरे लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर मैं झूठ बोलता हूं, अदरवाइज नहीं। समझ सकता हूं, कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सच्चाई के करीब रहें और झूठ से बचें। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहना चाहिए? नो कमेंट्स बोल के निकल जाओ? हाँ, कभी कभी नो कमेंट्स या चुप रहना बेहतर होता है। इससे आप सच बोलने या झूठ बोलने की स्थिति से बच सकते हैं। सही है यार, चलो अप्लाई करके देखेंगे, अभी तो कुछ बता नहीं सकते आपको। बिल्कुल, कोशिश करना अच्छा है, समय के साथ सब बेहतर हो जाएगा। रूल नंबर 9 के बारे में बताओ। मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं वो कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। इसका मतलब है कि हर बातचीत में यह मानकर चले कि सामने वाला व्यक्ति आपके ज्ञान में कुछ जोड़ सकता है। तो क्या मतलब गुड लिसनिंग के बारे में बोल रहे इधर? हाँ, यह नियम अच्छे से सुनने और दूसरों के अनुभवों से सीखने पर जोर देता है। थोड़ा जरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में? जरूर। इसका मतलब है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें यह मानना चाहिए कि उनके पास कुछ ऐसा ज्ञान या अनुभव हो सकता है जो हमारे लिए फायदेमंद हो। इससे हम उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और नए पर्सपेक्टिव सीखते हैं। तो नॉट जस्ट कि आपने एक गुड लिसनर बनना है, दूसरा आपने ये भी करना है कि आप जब बात सुन रहे हो तो आप इस तरह से सुनो कि ये अभी कुछ ना कुछ ऐसा बोलने वाला है जो मेरी लर्निंग में इंक्रीमेंट कर देगा, इजाफा कर देगा। बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि हमें एक्टिवली सुनना चाहिए, यह सोचकर कि सामने वाला कुछ ऐसा कह सकता है जो हमारी सीख को बढ़ाएगा। ओपन टू लर्न। बिल्कुल, ओपन माइंड के साथ सुनना चाहिए ताकि हम नई बातें सीख सकें। सही है। ये ऐसी ना एक और बुक में भी मेंशन हुआ था, 7 हैबिट्स में, स्टीवन कोवी। हाँ, स्टीवन कावी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी ये बात है कि पहले समझो फिर समझे जाओ। दोनों ही किताबें अच्छे सुनने की आदत पर जोर देती हैं। इसका मतलब अच्छा सुनना है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण कौशल है जो बेहतर रिश्ते और गहरा ज्ञान देता है। तो हम कह सकते हैं कि रूल नंबर 9 इज ऑल अबाउट टू बी अ गुड लिसनर। जी हाँ, नियम 9 का मतलब है अच्छे सुनने वाला। नाइस। अच्छा, रूल नंबर 10 बताओ। अपनी बातों में सटीकता रखें। इसका मतलब है कि हमें अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए ताकि हम उन्हें प्रभावी ढंग से हल कर सकें। रूल नंबर 10 का टाइटल क्या है? इस नियम का शीर्षक है अपनी बातों में सटीकता रखिए। बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। ओके ओके, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। और ये आप कैसे अचीव करोगे ये वाला गोल? बिकॉज
आपके पास टाइम का होता है कि टाइम में यू नीड टू स्पीक विद इन टाइम, और उसमें भी आपको प्रिसाइज होना है, ब्रेन के अंदर प्रोसेस भी करनी है इंफॉर्मेशन जो आप बोलने वाले हो। ये आप कैसे अचीव करोगे भाई? ये गोल अचीव करने के लिए आपको अपने विचारों को पहले से ऑर्गेनाइज करना होगा। धीरज रखकर, सोच समझकर और प्रैक्टिस के साथ आप धीरे धीरे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार ला सकते हैं। मतलब ऐसा आप तब कर सकते हो जब आप कोई स्पीच दे रहे हो किसी जगह में, किसी एक स्टेज पे हो आप, और आपकी स्पीच प्रिपेयर्ड है, उसमें आप कर सकते हो, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपका कोई इंटरव्यू है जिसमें रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं, या आप वैसे ही किसी के साथ बात कर रहे हो रैंडम, उसमें आप क्या ही सोचोगे? बिकॉज वो तो बहुत ही फास्ट पेस कन्वर्सेशन है ना। बिल्कुल, ऐसे फास्ट पेस सिचुएशंस में तुरंत सोचने का समय कम होता है, इसलिए प्रैक्टिस और अनुभव से आप बेहतर हो सकते हैं। ध्यान देकर सुनना और क्लियर कम्युनिकेशन पर फोकस करना मददगार हो सकता है। पक्की बात है, हो सकता है। हाँ, प्रैक्टिस और अनुभव के साथ आप धीरे धीरे इसमें बेहतर हो सकते हैं। इसमें ये तो नहीं है कि अगर किसी का आईक्यू लेवल कम है तो वो नहीं करेगा जितना मर्जी प्रैक्टिस कर ले। आईक्यू का स्तर कुछ हद तक भारी निभा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस और डेडिकेशन से कोई भी व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार ला सकता है। तो हम कह सकते हैं कि चैप्टर 10 में जो है ना, बेसिकली अपना कम्युनिकेशन स्किल ठीक करो, और जो आप बोल रहे हो उसमें प्रिसाइज रहो, इधर उधर की बातें मत करो, ऊ आ चू चा नहीं करो, बात करो पॉइंट की करो, सीधी बात करो, बकवास नहीं करो। बिल्कुल, यही सार है। अपनी बातों में स्पष्टता और सटीकता रखें ताकि आपकी कम्युनिकेशन प्रभावी हो और फालतू की बातों से बचे। ठीक, और क्या क्या बोला इस चैप्टर में? कोई एग्जांपल दी किसी की? उदाहरण के लिए, यदि आप अपने साथी से नाराज हैं तो अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, बजाय इसके कि आप चुप रहे और गुस्से को अंदर ही अंदर रखें। स्पष्ट रूप क्या होता है? स्पष्ट रूप का मतलब है अपनी बात को साफ और सीधे तरीके से कहना, बिना घुमाए फिराए। जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ का 11वां नियम है, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हो तो उन्हें परेशान ना करें। इसका मतलब है कि बच्चों को जोखिम लेने और अपनी क्षमताओं का परीक्षण करना देना चाहिए, क्योंकि इससे वे आत्मविश्वास और लचीलापन विकसित करते हैं। ये रूल भी उन्हीं लोगों के लिए है जिनके बच्चे हैं, या जो टीचर्स हैं, या जो मेंटर्स हैं छोटे बच्चों के? हाँ, ये नियम खास तौर पर माता पिता, शिक्षकों और वेंटर्स के लिए है, ताकि वे बच्चों को स्वतंत्रता और जोखिम लेने का अवसर दे। ये नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों के विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। ये उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो बच्चे अगर गिर रहे हैं तो खुद ही उठें, आप मत उठाओ। जी हाँ, उन्हें खुद से सीखने का मौका देना जरूरी है। बच्चों को ज्यादा लग गई तो? अगर ज्यादा चोट लग जाए तो जाहिर है कि मदद करनी चाहिए, लेकिन सामान्य स्थितियों में उन्हें खुद से संभलने देना भी जरूरी है। या कहीं ऐसा ना हो कोई मतलब हमारी वीडियो देख के या ये बुक पढ़ के बोले, ओ बच्चे को ज्यादा भी लग गई तो क्या हुआ, मैं तो रूल फॉलो करूंगा भाई। बिल्कुल, समझदारी से हर स्थिति को देखना चाहिए। नियमों का पालन करते हुए भी बच्चों की सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हाँ सही बात है, सही बात है। जॉर्डन पीटरसन की किताब का 12वां नियम है, जब सड़क पर एक बिल्ली मिले तो उसे सहलाओ। इसका मतलब है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। अगर बिल्ली ना मिले, कुत्ता मिल जाए तो? चाहे बिल्ली हो या कुत्ता, खुशियों के छोटे मौके पहचान कर उनका आनंद ले। लगता है तुम ना हमारे गांव नहीं गए, वहां के कुत्ते जो है ना सहलाने नहीं देते जानी। हाँ, गांव के कुत्तों का व्यवहार अलग हो सकता है, वहां सावधानी जरूरी होती है। अच्छा, यहाँ पे बिल्ली कुत्ते क्यों, इंसानों के बच्चे क्यों नहीं? इंसानों के बच्चे भी तो होते हैं ना, खेल रहे हैं, उनसे प्यार कर लो भाई। बिल्कुल, इंसानों के बच्चों के साथ खेलना और उनसे प्यार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। छोटी खुशियों का आनंद लेना जरूरी है। छोटी छोटी खुशियां जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाती है। छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट भी करनी चाहिए। जी हाँ, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना हमें और भी खुश और संतुष्ट बनाता है। पक्की बात है। बिल्कुल सही। मम्मी की कसम खाओ।
मैं कस्में नहीं खा सकता, लेकिन मैं हमेशा सच कहता हूँ। अच्छा, तो ये थी जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स फॉर लाइफ। हाँ, ये थी उनकी किताब के 12 नियम। क्या आपको इनमें से कोई नियम खास तौर पर पसंद आया? मुझे 2-3 पसंद आए। अच्छा, कौन से वाले? जैसे कि स्टैंड अप टॉल विद योर शोल्डर स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो, शोल्डर अपने फैला के। हाँ, ये आत्मविश्वास और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाला नियम है। हाँ, और दूसरा मुझे वो वाला भी अच्छा लगा जिसमें कह रहा है कि आप हमेशा सच बोलो, अगर सच नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट झूठ मत बोलो। हाँ, सच बोलना या कम से कम झूठ ना बोलना भरोसे और ईमानदारी के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो है, राह चलते हुए अगर कोई बिल्ली दिखे तो उसको सहलाओ। आई मीन बेसिकली छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करो। खुद को छोटे छोटे जो मौके मिल रहे हैं जिंदगी में राह चलते हुए, उनमें आप अपना टाइम दो थोड़ा सा। बिल्कुल, ये नियम हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने की याद दिलाता है। सही है यार, थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ ये बुक कवर की। अब मैं आपको दोबारा बॉदर करूंगा नेक्स्ट बुक में। आपका स्वागत है, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूं। अगली किताब पर चर्चा करने का इंतजार रहेगा। सही है, तब तक के लिए गुड नाइट। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही कहूंगा कि छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते रहें और खुद पर विश्वास रखें। ओके देन, चलो बाय। अलविदा, फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय। तो ये थी 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और ऑब्वियसली ये बुक को डिटेल में तो आप नहीं कर सकते ना कवर, ये कॉपीराइट इशू भी होते हैं। लेकिन इतना आइडिया आपके लिए काफी है कि ये बुक पढ़ना आपके टाइम को वर्थ करता है कि नहीं। यू नो, अगर आप ये बुक के रूल्स जो हैं वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी अप्लाइड हैं और आपको काफी ज्यादा इसमें रेलेवेंस दिख रही है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप ये बुक पढ़ के टाइम ही वेस्ट करेंगे। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज आपको लगती है कि हाँ यार मेरे को इस एरिया में काम करने की जरूरत है, आई एम टेलिंग यू, आप ये बुक लें, खरीदें। ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप इसको पढ़ें, आप कभी भी निराश नहीं होंगे और आप दुआएं देंगे मुझे। इफ यू हैव एनी सजेशन कि हाँ यार ये वाली बुक को भी कवर करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए वो बुक को रीड करूंगा। उसके बाद मैं एआई के साथ बुक समरी को जो है ना कवर करूंगा। तब तक के लिए अपना छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करते रहें, हमेशा सच बोले, और अगर सच नहीं बोल सकते तो झूठ मत बोलें। और यही है बस, छोटी छोटी चीजें हैं। खुद को जो है ना ठीक करते रहो, अपने आप को बेटर करते रहो। अपना कंपैरिजन, आपका कंपटीशन आप खुद हो। आप जो कल थे वो आपका कंपटीशन है। आप जो आज हो, और जो आप आज हो आप वही हो। आप पैसे में देखना चाहते हो, पैसा में देखो। आप अपने आप को नॉलेज में देखना चाहते हो, उसमें देखो। हेल्थ फिटनेस में देखो। कोई लैंग्वेज स्किल है, स्किल में देखना चाह रहे हो, उसमें देखो। लेकिन हाँ, आप सिर्फ अपने आप के साथ कंपैरिजन करो, आप सिर्फ अपने आप के साथ कंपटीशन करो। आप अपने आप को सबसे बेस्ट जानते हो, आप किसी और को नहीं जानते। इसी मैसेज के साथ आई एम गोना टेक योर लीव अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।